अपना माइक ऑन कर ले प्लीज। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक जो है ऑफ रखें। थैंक यू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा है इसका जी, जो लोग अपने माल शबो रोज़ खुले और छुपे खर्च करते हैं उनका अजर उनके रब के पास है, उनके लिए किसी खौफ और रंज का मुकाम नहीं है। मगर जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल उस शख्स का सा है जिसे शैतान ने छूकर बाउला कर दिया, और इस हालत में उनके मुब्तला होने की वजह यह है कि वो कहते हैं कि तिजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी चीज़ है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। लिहाजा जिस शख्स को उसके रब की तरफ से ये नसीहत पहुँचे वो आइंदा के लिए सूदखोरी से बाज आ जाए, तो जो कुछ पहले खा चुका उसका मामला अल्लाह के हवाले है, और जो इस हुक्म के बाद इस हरकत का इरादा करे वो जहन्नुमी है, जहाँ वो हमेशा रहेगा। अल्लाह सूद का मठ मार देता है और सदक़ात को नशोनुमा देता है, और अल्लाह किसी नाशुक्रे बदअमल इंसान को पसंद नहीं करता। हाँ, जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें और नमाज कायम करें और ज़कात दें, उनका अजर बेशक उनके रब के पास है, उनके लिए किसी खौफ और रंज का मुकाम नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये इसका मैं थोड़ी सी तशरीह इसकी आपके सामने रखता हूँ, और इसको जो हमारा पाकिस्तान का जो हालात है उनके साथ कुछ इसको लिंक करने की भी हम कोशिश करते हैं। ये कुरान की वो आयात हैं जहाँ सबसे ज़्यादा तफसील से जो है वो सूद के हुक्म की बताया गया है कि सूद जो है वो अल्लाह ताला से जंग है, और ये बताया गया है कि अल्लाह ताला सूद का मठ मार देता है, यानी सूदी मईशत को ख़त्म कर देता है, और सदक़ात यानी ज़कात के सिस्टम को जो है वो नशोनुमा देता है। और ये भी कहा कि सूद जो खा रहे होते हैं उनका हाल जो है वो इस तरह से है कि जैसे किसी ने शैतान ने उनको छू के बावला कर दिया। अगर हम पाकिस्तान के हालात में देखें तो हमें लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत इन आयात के मज़दाक नज़र आता है। यहाँ पे हम पिछले 75 साल से आप देखिए कि हम सूदी एक निज़ाम में चल रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो न तरक्की कर पा रही है, बल्कि हर आने वाला दिन परेशानी वाला ही होता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप फाइनेंस एक्ट का वो है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली उस हवाले से बात करता हूँ कि पाकिस्तान का जो इस वक्त टैक्स का रेवेन्यू आता है उसका तकरीबन 60% हिस्सा हम सूद में अदा कर देते हैं, और ये इतना बड़ा हिस्सा होता है कि सूबों को पैसे देने के बाद गवर्नमेंट के पास कोई खर्च करने के लिए कोई पैसे नहीं बचते, और इसके लिए वो और कर्ज देती है और उससे और सूद देने के लिए और मतलब ये जो है जो आपका फिस्कल डेफिसिट जो बढ़ता जाता है। ये 60% हिस्सा इतना बड़ा है कि अगर हम क्योंकि अगर इस वक्त जो गरीबों के लिए खर्च किया जा रहा है उससे ये 20 गुना ज्यादा है। गरीबों के लिए हम यानी 300 बिलियन खर्च कर रहे हैं और यहाँ हम 8000 बिलियन खर्च कर रहे हैं, और किसी भी और खर्चे से मिला लें, गवर्नमेंट के किसी खर्चे से, पेंशन से, तो ये 10 गुना ज्यादा बड़ा है। और लोग जनरली ये समझते हैं कि शायद ये पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, ये सारा सूद का पैसा, लेकिन ये आपको है मतलब आप लोगों को शायद मालूम हो कि इसमें से 90% हिस्सा डोमेस्टिक डेट के ऊपर है। यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अपना सूद जो है वो अपने गरीबों का पेट काट के वो सूद देती है बैंकों को, और बैंक अपने खातेदारों को दे रहे होते हैं। और ये जो डोमेस्टिक डेट होता है ये स्टेट बैंक के डिस्काउंट रेट के ऊपर जो है वो मुनहसर होता है। तो स्टेट बैंक ने जब 20% इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है तो 1% इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे 300 बिलियन रुपए होता है। 300 बिलियन का उसका नुकसान होता है, और हर थोड़े दिनों के बाद स्टेट बैंक आता है और कहता है कि जी 1-2% बढ़ा दिया उन्होंने।
और उसके बाद दूसरी बात ये कि वो ये कहते हैं कि हम ये बढ़ा इसलिए रहे हैं कि हम इससे जो है वो हम महंगाई का खात्मा करना चाहते हैं। लेकिन वो महंगाई का खात्मा ही पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि सबसे बड़ा बोरोवर जो बैंकों का है वो गवर्नमेंट खुद है। और जाहिर है कि अगर वो चाहते इंटरेस्ट रेट बढ़ा के चाहते हैं कि लोग लोन ना लें, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट लोन लेने पे मजबूर है। वो हर सूद का रेट बढ़ता है और वो और लोन लेती है, उससे और सूद अदा करना पड़ता है। तो एक तरफ जो है वो डिपॉजिटर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट जाता है, प्रॉफिट जाता है और उससे मनी सप्लाई बढ़ती है जिससे महंगाई होती है। और दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन हैं उनकी कॉस्ट बढ़ती है तो उससे भी महंगाई हो रही होती है। और साथ साथ जो है वो मुल्क का कर्जा बढ़ता जा रहा है। यानी एक तरफ महंगाई हम सह रहे हैं और एक तरफ हमारी औलादें जो है वो क्या कहते हैं कर्जा अदा कर रही होंगी। तो ये बात भी, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है, रिसेंट कोई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी बताई गई है कि स्टेट बैंक की पॉलिसी बिल्कुल उलट पॉलिसी रिजल्ट लेके आ रही है। तो जो कुरान में है ना कि छूकर बावला कर दिया, कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई तुम कैसे स्टेट बैंकों के, तुम अपनी गवर्नमेंट का नुकसान किए जा रहे हो, हर % इंटरेस्ट रेट के ऊपर 300 अरब का नुकसान कर देते हो। और गवर्नमेंट के पास किसी काम के लिए पैसे नहीं है, सूद देने के लिए पैसे हैं। बस वो हर यानी सूद देने के लिए वो 60% उनको सूद देना पड़ता है, तो वो कर्जे ले रहे होते हैं और देते रहते हैं। तो ये जो कुरान की वो है आयत के छू के बावला कर दिया, वो नजर आ रही है हमारी पॉलिसी। फिर दूसरी साइड अगर हम देखें कि जो 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 पैसे कहाँ से जमा करते हैं, पैसे अगर आप टैक्स का देख रहे होंगे तो उसमें से 60% हिस्सा, 50 से 60% हिस्सा तो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, जो खराबी टैक्स समझाता है कि वो गरीबों को बहुत बुरी तरीके से हिट कर रहा होता है। लेकिन जो सूद देने के लिए तकरीबन 50-60% जो है वो कर्जा लेते हैं ये। और कर्जा आपको पता है कि ये लोग समझते ये हैं कि टैक्स वो है कि जो गवर्नमेंट जमा किया, नहीं, टैक्स वो है कि जो गवर्नमेंट ने खर्च किया। ये मिल्टन फ्रीडमैन जो बड़ा मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट, उसने ये कहा क्योंकि जो आप खर्च करते हैं बाकी आप बैंकों से कर्जा लेते हैं, उससे जो है वो महंगा, उससे मनी सप्लाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है और वो इन्फ्लेशन टैक्स होता है। तो वहां भी बैंक अपना फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के थ्रू जो सूदी निज़ाम है उसमें वो 5% रिजर्व रखते हैं और मनी क्रिएट कर रहे होते हैं, मैजिक मनी। और वो हर महीने पाकिस्तानी गवर्नमेंट 400 अरब रुपए बैंकों से लेती है लोन, और जाके वो 400 अरब रुपए जो है वो दोबारा लोन लेके इंटरेस्ट में दे देती है। तो एक तरफ कर्जा बढ़ रहा है पाकिस्तान का और एक तरफ मनी सप्लाई बढ़ रही है, एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और एक तरफ जो है कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो कुरान की जो ये आयात है कि आप जब अल्लाह ताला के साथ मुसलमान जो अपने आप को अल्लाह ताला के नाम के ऊपर जो मुल्क बना है, उस वो मुल्क जब अल्लाह ताला के अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जंग है अल्लाह ताला से, तो वो हम जंग बढ़ाते जा रहे हैं और हमारा हाल बुरा होता जा रहा है। और दूसरी बात मैंने जो आपसे कही कि वो क्या कहते हैं, जो आपको समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, दुनिया भर में तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के जो है वो कुछ शायद महंगाई रोकने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान में महंगाई भी और बढ़े जा रही है इसलिए कि मनी सप्लाई बढ़ रही है। जो बैंकों का सबसे बड़ा बोरोवर है 70% तो गवर्नमेंट खुद है, तो वो जाहिर है सूद देकर और मनी सप्लाई बढ़ा रहा है। तो हम ये कुरान की आयत ना आज के हालात के ऊपर जो है वो इसके वो है। तो कुरान के अंदर जो 2 बातें की गई हैं मेनली, एक बात ये कि आप सूद के निजाम से निकलें और उसके लिए बड़े अच्छे सिस्टम है। अभी ये इसका मौजूद डिटेल में नहीं है, लेकिन इस पे हमने खासा लिखा हुआ है कि किस तरह से फुल रिजर्व इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग से पाकिस्तान का पूरा कर्ज खत्म हो सकता है, पूरा इन्फ्लेशन खत्म हो सकता है, पूरा डेट खत्म हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। आप चाहें तो वो न्यूज में आर्टिकल मैंने लिखे उसमें आप देखिएगा जाके। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि टेस्ट के निजाम को ठीक होने की जरूरत है। एक साहब ने बड़ी अच्छा कार्टून मुझे भेजा कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा कि ज़कात वो है कि जो अमीर से लेकर गरीब को दी जाती है और टैक्स वो है कि जो गरीब से लेकर अमीर को दिया जा रहा है, उल्टा है मतलब। और पाकिस्तान में ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि सारा इनडायरेक्ट टैक्स है 60% और बाकी आप 50-60% वो लेते हैं, लोन लेते हैं, जिससे महंगाई भी गरीब को मार रही है और इनडायरेक्ट टैक्स भी गरीब को मार रहा है। तो अल्लाह ताला ने आयात अपनी बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि अल्लाह ताला जो है वो सूदी मईशत को तबाह कर देता है और जब ज़कात की मईशत को नशोनुमा देता है, उसकी ग्रोथ करता है। और अल्लाह ताला ने कह दिया कि सूदी निज़ाम में जब बोले जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कैसे निकले इससे। आप देखिए ना, गवर्नमेंट के समझ में ही नहीं आ रहा होता है, वो किसी चीज़ के लिए आप उससे बात करें वो कहते हैं जी हमारे पैसे नहीं है। आप उनसे कहें इलेक्ट्रिसिटी के बिल कम कर दें, उनके पास पैसे नहीं है, हालांकि जो कैपेसिटी पेमेंट है उससे 5 गुना ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं। तो ये जो कुरान की आयत है ना कि बावला कर दिया है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, वो हम अपनी मईशत में देख रहे हैं इसके। जज़ाकल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया कानिद भाई कि आपने बड़ी तफसील से आजकल के हालात के लिहाज से और आज के प्रोग्राम के लिहाज से कुरानी आयात को लिंक किया। और आज के प्रोग्राम में चूंकि कानिद साहब जो थे वो इस्लामाबाद से हैं, प्लस नासिर साहब जो हैं वो लाहौर से हैं और शमीर जो हैं कराची से हैं, माई सेल्फ इज फ्रॉम कराची। तो ये ऑल पाकिस्तान बेस्ड प्रोग्राम है और इसमें सबसे बड़ी हमें मुश्किल होती है जब इस पाकिस्तान बेस्ड प्रोग्राम होता है
कि प्रेयर टाइम को कैसे मैनेज करें। तो इसलिए हमने कोशिश की कि प्रेयर टाइम इस तरह से मैनेज कर लें, और वो हम आईकैप के जो प्रोग्राम करते हैं उसमें भी मुश्किलात होती हैं इस किस्म की। तो हम जो है वो थोड़ी देर बाद 5:15 के ऊपर ब्रेक करेंगे, प्रेयर ब्रेक, और फिर हम इंशाल्लाह रिज्वाइन करेंगे 5:45 पे। और उसके बाद जो है वो अबाउट 25 to 30 मिनट्स की जो है प्रेजेंटेशन है, नासिर साहब देंगे इस सिलसिले में। और फिर इसके बाद जो है शमीर साहब जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें प्रोविंशियल एंड फेडरल दोनों की प्रेजेंटेशन देंगे। ये भी तकरीबन 25 to 30 मिनट्स की होगी। इसके बाद Q&A होगा, लेकिन Q&A हम टाइम बेस्ड इशू है कि हमारी कोशिश होगी कि मगरिब से पहले पहले ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। तो 7 बजे तकरीबन मगरिब हो रही है, तो हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट मिलेंगे Q&A के लिए। तो Q&A जो है वो आप चैट बॉक्स में प्लेस कर दीजिएगा। आई विल बी टेकिंग केयर एज मैक्सिमम क्वेश्चंस एज पॉसिबल ड्यूरिंग द Q&A सेशन। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी शमीर साहब से कि वो असर प्रेयर ब्रेक का टैग लगा दें स्क्रीन पे इसकी बजाय, ताकि लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं फर्दर ज्वाइन करें इन द मीन टाइम। वी विल रीअसेंबल एट 5:45 PM इंशाल्लाह। अकॉर्डिंगली दिस इज असर ब्रेक। और जैसे ही लोग असर पे जाने में अगर करीब मस्जिद है तो कोशिश कर लें कि मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन कराएं, और जैसे ज्वाइन कर लें तो फिर आप मैक्सिमम लोगों को मजीद ज्वाइन करवाएं। वेटिंग टाइम अगर कुछ 2-4 मिनट आगे पीछे हो, या आप जल्दी आ जाएं 5:45 से। तो लेट्स दिस ब्रेक फॉर असर प्रेयर। थैंक यू वेरी मच। शमीर भाई असर, हाँ बस यही टैग करके रहने दें। थैंक यू। स्क्रीन शेयर यही रहने दें। थैंक यू।
वेलकम बैक एंड इंशाल्लाह इन कपल ऑफ मिनट्स अपने प्रोग्राम को हम दोबारा शुरू कर रहे हैं जहां से सिलसिला टूटा था. इफ शमीर हैज रीच्ड गुड. नासिर भाई, आर यू हियर विद अस? आई एम रेडी सर. ओके, फेयर इनफ. बस इन जस्ट 1 मिनट both can coordinate और आसपास कोशिश कर लें कि कोई सराउंडिंग में कोई मैटर ना चले. तो सबसे पहले इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम नासिर भाई की स्पीच शुरू करेंगे. जस्ट टू इंट्रोड्यूस नासिर गुलजार भाई, ही इज बेसिकली fellow member of Institute of Chartered Accountant of Pakistan. He is also ICAP Fiscal Law Committee member since several years. Moreover, he is the partner in Nasir Javed Masood Imran Chartered Accountants, an old entity. Moreover, he is a Professional Accountants Forum Lahore active member, and he had presented zakat calculation presentation in ICAP before several people. This program was online in Lahore and Karachi, and wherein one of the speaker was himself, and there were other speakers in that program. तो जो भी आपकी मजीद भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम के हवाले से सजेशंस हो तो पुट दैट इन चैट बॉक्स. तरीक़ाकार यही होगा जो मैंने शुरू में रखा था, कुछ लोगों ने शुरू में ज्वाइन नहीं किया था उनके लिए, कि Q&A सबसे पहले नासिर साहब की प्रेजेंटेशन होगी ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज मेनली इनकम टैक्स, और फिर इसके बाद शमीर हारून की प्रेजेंटेशन होगी, दैट विल बी ऑन इनडायरेक्ट टैक्स फेडरल एंड प्रोविंस, and thereafter there will be a Q&A session. Now let's proceed. Nasir bhai, you can switch on your mic so that you can proceed easily, and Shamir will be taking care of your presentation. You can tell next so that Shamir can change the slide. Okay, Nasir bhai, proceed. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Am I audible? Yes. आवाज़ आ रही? ठीक जी. सल्ली अला रसूलिल करीम. अस्सलाम वालेकुम जी. आज जो फाइनेंस एक्ट में 2024 में जो चेंजेस आई थी, उनकी जो इम्पोर्टेंट एरिया है, जो जनरली लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ है, उसको हमने कवर करने की कोशिश की है इसके अंदर. ये मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा या क्या नाम है, खुद ही आगे बढ़ेगी अपना? अच्छा, ये जो बहुत बड़ा जो इशू इस दफ़ा रेज हुआ वो ये हुआ है कि इन्होंने टैक्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट ने, और इसका अफेक्ट सैलरीड क्लास पे भी हुआ है और नॉन सैलरीड क्लास पे भी हुआ है. सैलरीड क्लास के लिए चूँकि मसला ये होता है कि वो अपना टैक्स उनको जो पैसा तनख्वाह वगैरह मिलती है वो कट के मिलती है, सारे टैक्सेस वगैरह. उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अपने एड भी मीट करने हैं, उन्होंने अपने क्या नाम है जो बजट्स है उसको भी मीट करना, उसको भी रखना होता है सामने. तो इस दफ़ा उनके लिए काफ़ी मुश्किल का बायस बन गई है, और उसकी वजह से काफ़ी शोर शराबा अब तक हो रहा है गवर्नमेंट के वालों के अंदर. काफ़ी लोग शोर मचा रहे हैं कि भाई ये इसको कुछ ठीक किया जाए इसके ऊपर, क्योंकि खाली टैक्स जो है सैलरी पे नहीं बढ़ा, बल्कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए गए हैं गवर्नमेंट ने, और साथ साथ बिजली के बिल जो बढ़ा दिए बिजली के बिल, तो उसकी वजह से जो एक आम आदमी है खासतौर पर सैलरी का, वो तो बिल्कुल ही फिस गया है बिल्कुल. उसके विचार में एंड मीट करने के लिए बजट ही नहीं बन रहा. नासिर भाई, अपनी वीडियो ऑन कर दो, अपनी वीडियो ऑन कर लो. थैंक यू. उनके लिए वो बचत ही नहीं हो रही कि वो अपने एंड कैसे मीट करें. तो मैं इसके अंदर नीचे एक अगली स्लाइड अगर आप कराएंगे तो उसमें नजर आ रहा है कि पिछले क्या नाम है उसके अंदर अपना रेट्स क्या थे और इस दफा के रेट्स क्या है. शमीर भाई, नेक्स्ट. अच्छा, ये आपको बहुत बारीक नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा उसमें बता दूं कि पिछली दफा अगर 6 लाख की किसी आमदनी थी और इस दफा 6 लाख की आमदनी है तो उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा. लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से इस पर बर्डन पड़ गया है ना, वो इस 6 लाख के जो टैक्स का लगाने की वजह बावजूद भी वो बहुत ज्यादा फंस गया है. पिछली दफा 6 लाख और 12 लाख के दरमियान जो सैलरी कमाता था उस पर 2.5% टैक्स लगता था, ये उसको 5% कर दिया है. ऐसी हर लेवल पे उन्होंने इसको इंक्रीज कर दिया है, हर ब्रैकेट के अंदर उन्होंने तो चेंजेस कर दिए हैं, और जिसका अफेक्ट जो है ना काफी ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से जाते हैं. अब
6 लाख और 12 लाख के दरमियान वाला 100% इंक्रीज हो गया टैक्स का अमाउंट उनकी। ऐसे ही नीचे कोई ये 3% से लेके 4% लेके 100% तक का इंक्रीज आया है। अब सिर्फ ये उन लोगों के लिए जिनकी 10 मिलियन से नीचे नीचे अगर तनख्वाह है तो। अच्छा, और एक बार उसके बाद एक और उन्होंने ये काम किया है कि उन्होंने सरचार्ज लगा दी है जिसकी तनख्वाह 10 मिलियन से ज्यादा है तनख्वाह, या दूसरे लोगों की भी 10 मिलियन से इसकी तनख्वाह ज्यादा है या आमदनी ज्यादा है, उस पर उन्होंने 10% सरचार्ज भी लगा दिया है। तो अगर सैलरीड क्लास को देखा जाए और जिसकी तनख्वाह 10 मिलियन ज्यादा, हमने एक ये बनाया है इसके लिए, आपके वर्किंग बनाई कि अगर 13 मिलियन तनख्वाह होगी तो 38 लाख रुपए टैक्स बन जाता है उसके ऊपर, और 3,81,000 उसके ऊपर सरचार्ज भी लग जाता है। तो वो सरचार्ज के बाद अगर आप देखें ना तो वो इसका 32.28% टैक्स रेट बनता है इफेक्टिव। और अगर 13 मिलियन अगर आदमी तनख्वाह कर रहा है तो उसमें से 3.5 मिलियन आपने, मतलब 13 मिलियन का मतलब हुआ कि अगर आप 13 मिलियन ले रहे हैं तो आप महीने की आप बनाने को 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, जिसमें से 3.5 लाख रुपए आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, इससे आगे चलिए जरा, ये तो है सैलरीड क्लास के लिए। अच्छा, इंडिविजुअल अदर देन सैलरीड पर्सन एंड एओपी के लिए रेट भी उन्होंने काफी बढ़ा दी है। और उन्होंने एक शफकत ये फरमाई है गवर्नमेंट ने कि अगर कोई ऐसे लोग हैं, फर्म्स हैं जैसे जो अपने आप को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में नहीं डाल सकती, उसके लिए उन्होंने मैक्सिमम रेट 40% कर दिया, अदरवाइज उन्होंने 45% रेट किया हुआ है। सैलरीड क्लास के अंदर 35% है, इसके लिए 45% है। इसकी भी एक मैंने ऐसे वर्किंग बनाई थी, तो जरा आगे कीजिए प्लीज नेक्स्ट स्लाइड में। तो वो अगर वही 13 मिलियन किसी की तनख्वाह है तो इसका टैक्स बन जाएगा 49 लाख, और सरचार्ज मिला के 54 लाख रुपए टैक्स बन जाता है इसका। और इसके ऊपर ये जरा नीचे जाएंगे, इसके अंदर मेरे ख्याल में ये मिस हो गई है, इसमें आ नहीं रहा। उसके ऊपर जो टैक्स बन जाता है ना वो आपका तकरीबन जो एवरेज रेट उसके ऊपर बनता है ना वो बन जाता है, अल्लाह उसको भला करे, कोई हाँ 41% उस पर टैक्स रेट बढ़ जाता है उसके ऊपर, जो अदर देन सैलरीड पर्सन है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और ये इम्पैक्ट जो है ना, ये जब आप इसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस को डालते हैं ना तो वो मल्टीपल हो जाता है उसका इम्पैक्ट। तो वो ये काफ़ी सैलरीड क्लास में तो खासतौर पर अब उन्होंने कुछ एक एसोसिएशन बनाई है, तो वो उस एसोसिएशन के थ्रू काफ़ी सॉरी, तो उस एसोसिएशन के थ्रू काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स के रेट के ऊपर कुछ गवर्नमेंट जिसके ऊपर आए। उसके सिलसिले में हमारे जो जमात इस्लामी वाले जमात इस्लामी का अमीर है आपने देखा, वो भी काफ़ी इसके ऊपर जो है तगदौड़ कर रहे हैं, और काफ़ी उन्होंने ना 2-3 दफ़ा कुछ एहतजाज वगैरह किया है। तो अब उनको कहा है कि पता नहीं आज कल उन्होंने करना था अपना एहतजाज, तो आज गवर्नमेंट ने कहा था कुछ उनसे तो गुफ्तगू शरीक करने के लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है। अच्छा, उसके बाद ना ये तो सैलरी का हो गया टैक्स का 10 मिलियन तक। अच्छा, उसके बाद एक और उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है सेक्शन 4C में, सुपर टैक्स, कि अगर किसी की आमदनी 150 मिलियन से बढ़ जाती है तो उसके ऊपर भी ये मुख्तलिफ रेट्स के हिसाब से 1% 2% उन्होंने ना ये एक और टैक्स भी लगाया हुआ है। तो ये खैर इंडिविजुअल के ऊपर तो खैर आमतौर पर शायद नाज़िर अप्लाई हो, लेकिन कंपनीज के केस में ये एक और टैक्स है। और जब ये टैक्स लगते हैं तो ये कंपनीज अपने पास से तो नहीं देती, वो अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उनकी बढ़ जाती है, और फिर वो जो प्रोडक्ट बना रही होती है उसके ऊपर उसका असर डाल देती है, और वो फिर इनडायरेक्टली वो जो कंज्यूमर होता है उसके ऊपर इसका टैक्स का इम्पैक्ट आता है, और फिर और वो पिस जाता है। तो आगे कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद एक और नया इन्होंने टैक्स इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 7 के अंदर, बिल्डर्स और डेवलपर्स के ऊपर, और जो बिल्डर डेवलपिंग के दोनों काम करते हैं उनके ऊपर। ये पहले टैक्स नहीं था, इस दफा उन्होंने एक और नया टैक्स लगा दिया कि कहते हैं जो बिल्डर्स हैं उनका प्रिज्यूम कर लिया कि जो उनकी रेवेन्यू है टोटल ग्रॉस रिसीट उसके ऊपर 10% टैक्स लगाएंगे वो, और जो डेवलपर है उनके ऊपर 15% उन्होंने टैक्स लगाने की लगा दिया है, और जो बिल्डर डेवलपर है दोनों उन पे 12% टैक्स लगाया है। और ये टैक्स जो है ना, ये आप समझे कि जो भी ये काम कर रहा होगा उसके ऊपर ये मिनिमम टैक्स लगा दिया उन्होंने कि भाई इसके बेसिस पे
उनका इनकम टैक्स के हिसाब से उनका इनकम टैक्स मुतय्यन किया जाएगा इस ग्रॉस रिसीट के ऊपर परसेंटेज लगाकर। अच्छा, और फिर ये आगे ये इसके ऊपर लगाया जाए, टैक्स लगाया जाएगा। फिर उसके ऊपर एडवांस टैक्स भी उन्होंने लगा दिया है कि वो एडवांस टैक्स भी देंगे जो ये काम कर रहे हैं। मीनिंग देर बाय कि हर आदमी को इन्होंने हर तरफ से निचोड़ने की कोशिश की है, जहाँ जहाँ से ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पे ये टैक्स लगाए जाए। इससे आगे चलिएगा जरा। जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये जो भी ये टैक्स 7F के अंदर है, इनको एडवांस टैक्स भी देना है, क्योंकि जो 147 के अंदर कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दिया कि उसके एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, उसके अंदर 7F का जिक्र नहीं है। जब 7F का जिक्र 147 में नहीं डालेंगे तो इसका मतलब ये होगा उन्होंने अपनी जो भी टर्नओवर उनका जो होगा उसके ऊपर ग्रॉस रिसीट के बेसिस पे उन्होंने अपना टैक्स कैलकुलेट करके 4 किस्तों में देना है। तो इसमें थोड़ी सी एक इश्काल ये था कि ये क्या उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर है जो ऑलरेडी इन प्रोसेस है, जो 30 जून 2024 से पहले स्टार्ट हो गए, या जो 30 जून 2024 के बाद स्टार्ट होंगे। ये अब इसके अंदर किसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो इसके ऊपर अभी मेरे ख्याल से आपको क्लैरिफिकेशन दे देंगे कि किसके ऊपर इसको एप्लीकेबिलिटी होगी। आगे चलिएगा। अच्छा, इसके बाद ये थोड़ा सा उन्होंने एडिशन कर दिए है कि पहले 2023 के अंदर उन्होंने मार्च के अंदर एक टैक्स लॉ अमेंडमेंट लेके आए थे, जिसके तहत उन्होंने जो कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ प्राइवेट कंपनीज, लिस्टेड की नहीं, लिस्टेड के अलावा जितने सिक्योरिटी लिस्टेड की कंपनीज के, तो वो खुद बखुद NCCPL काट लेता है टैक्स वगैरह जो भी कैपिटल गेन टैक्स होता है। यहाँ पर जो है ना, जो उन्होंने पहले ये कहा था कि जो भी प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक कंपनीज अदर देन लिस्टेड कंपनीज की शेयर्स की खरीद फरोख्त होगी, तो जो खरीद करने वाला होगा वो 10% उस पर एडवांस टैक्स जमा कराएगा। इस दफा इन्होंने चेंज ये लाए हैं 2024 के बजट के अंदर, क्योंकि अगर किसी ने पैसे नहीं भी दिए, लेकिन अगर उसके नाम पे SECP के अंदर या स्टेट बैंक ने अलाउ कर दिया इन केस ऑफ फॉरेन बायर कि वो उसके नाम पे अगर ट्रांसफर नहीं भी हुआ, ट्रांसफर हो गया, पेमेंट अभी नहीं की, तो भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। उसने उसके ऊपर टैक्स दे रहा है जो भी उसने ट्रांजैक्शन की है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की खरीद के लिए, तो वो उसने एडवांस टैक्स देना है। तो जब वो ट्रांसफर कर रहा होगा तो उसने इसका टैक्स काट के उससे पैसे ले लेने हैं कि भाई ये पैसे आपने देने हैं। अच्छा, ये जैसे मैंने लिखा ना प्रीवियसली कंडीशन पेबल पे नहीं थी, अब पेबल पे भी कंडीशन ऑलरेडी लगा दी है। ये आगे चलिएगा। इसके अंदर एक इन्होंने PIA को प्राइवेटाइज कर रहे थे, तो उसके अंदर कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिए 10 साल के लिए PI के जो लॉसेज है फ्रॉम बिजनेस लॉसेज, वो उनको कहा कि 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मीनिंग देर है कि जो भी इसका प्रोस्पेक्टिव बायर होगा वो जो भी लॉसेज के पीछे आ रहे हैं वो अपनी फ्यूचर इनकम के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करवा सकेगा 10 साल तक, जो भी बिजनेस लॉसेज है अदर देन डेप्रिसिएशन लॉस। तो फिर इसके अंदर एक और 67F इन्होंने क्लैरिफिकेशन डाल दी है या एक्सप्लेनेशन डाल दी है कि उसके अंदर पहले जो था कि कोल माइनिंग के बिजनेस से जो प्रॉफिट कमा रहा है उसको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। अब उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो पावर प्रोजेक्ट को कोल बेचेगा, पावर जनरेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो कोल बेचेगा माइनिंग करके, उसको ये 65F का टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। आगे चलिएगा। अच्छा, एक और इन्होंने चीज ऐड कर दी है कि एक प्रोविजन डाल दिया है सेक्शन 92 के अंदर, जहाँ पर एसोसिएशन ऑफ पर्संस की टैक्सेशन की तफसीलात लिखी हुई है। वह उन्होंने एक चीज और ऐड कर दी है कि होता ये है, आपको पता ही होगा कि एसोसिएशन पर्सन के अंदर उस एसोसिएशन के ऊपर टैक्स लग जाता है, और जो इंडिविजुअल उसके पार्टनर्स होते हैं उनके पास वो टैक्सेबल इनकम में से जो कट के जो प्रॉफिट्स आ जाते हैं वो अपने पास ले लेते हैं, उस पर फर्दर टैक्स नहीं लगता, अदर देन जहाँ पे उनकी अदर और इनकम टैक्सेबल इनकम ना हो तो वो पीरियड पर्पस के लिए प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएशन पर्सन ऐड हो जाता है।
इस दफा इन्होंने ये किया है कि ये जो बेनिफिट है इंडिविजुअल्स को, ये उनकी टैक्स इनकम पे या तो टैक्स ही नहीं लगेगा अगर कोई और इनकम नहीं है, पर जो एसोसिएट पर्सन से शेयर आएगा उसमें, और अगर कोई और इनकम है तो डेट पर्पस के लिए वो ऐड हो जाएगी एसोसिएट पर्सन, लेकिन उसका टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। ये इस दफा इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, जहां पे 300 मिलियन से ज्यादा टर्नओवर आपका है इस साल में या पिछले सालों में, तो उनको आप ऑडिटेड अकाउंट्स जब तक अटैच नहीं करेंगे अपने रिटर्न के साथ, तो उनको ये बेनिफिट विड्रॉ रिस्ट्रिक्ट कर दिएगा, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं रहेगी। ये बेनिफिट उनको विड्रॉ कर लिया है। तो अब जितने भी पार्टनरशिप कंसर्न है और अगर उनकी टर्नओवर अपन 300 मिलियन उससे ज्यादा है इस साल में या पिछले सालों में, उनको अपने ऑडिटेड अकाउंट जरूर फाइल करने चाहिए। नहीं करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और ये बेनिफिट उनसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। आगे चलिएगा। अच्छा, एक और चीज इन्होंने इस दफा लेट फाइलर के नाम से इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है कि जहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर, जो टाइम गवर्नमेंट ने दिया या एक्सटेंडेड टाइम जो आमतौर पे कमिश्नर वगैरह अलाउ कर देते हैं, उसके बाद अगर किसी रिटर्न फाइल किया है तो वो लेट फाइलर हो जाएगा। अच्छा, लेट फाइलर का लिए उन्होंने कहा कि जो जिसने उस साल में या पिछले 3 सालों में रिटर्न लेट फाइल की है वो लेट फाइलर होगा। और ये जो लेट फाइलर पहले होता ये था कि अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेचनी है या खरीदनी है तो वो रिटर्न फाइल करता था, 1,000 रुपये अपना जुर्माना भरता था लेट फाइलिंग का, और वो एक्टिव टैक्स पेयर हो जाता था। और उस एक्टिव टैक्स पेयर को टैक्स का जो रेट है वो एक्टिव टैक्स पेयर का जो रेट है आमतौर पर 3% है, वो लगता था 236K में परचेज करने पे या 236C में सेल करने पे। तो वो फटाफट वो उनको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ता था। और फिर वो होता ये था कि जिन्होंने इस दफा एक्टिव होके एक्टिव टैक्स पेयर के अंदर अपने आप को ला के खरीदो फरोख्त कर ली, उसके बाद वो भूल जाते थे कि उन्होंने रिटर्न भी आइंदा भी फाइल करने हैं, क्योंकि एनटीएन लेके रिटर्न फाइल करने एकदम वंस किसी के पास भी एनटीएन है तो उस पर रिटर्न फाइल करना जरूरी है हर साल, तो भूल जाते थे। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को डिस्करेज करने के लिए कि भाई आप फटाफट अपना बनते हैं, आप फाइलर बनते हैं और फिर आप 3% टैक्स जमा करा के उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने इस दफा खरीदो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पे लेट फाइलर कॉन्सेप्ट लाकर उनके रेट्स एक्टिव टैक्स पेयर रेट्स से डबल कर दिए। कि अगर एक एक्टिव टैक्स पेयर है जो जिसने पिछले 3 सालों में अपना रिटर्न टाइम पे फाइल किया और इस साल भी रिटर्न फाइल करते हैं टाइम पे, तो उसका अगर 3% है तो इस लेट फाइलर के लिए 6% कर दिया है, खरीद पे भी और फरोख्त पे भी, मतलब डबल। तो इस तरह से उनको डिस्करेज किया जा रहा है कि जो अपने आप को फाइलर बना के और इसका बेनिफिट ले लेते थे 3% टैक्स जमा करा के और उसके बाद गायब हो जाते थे, उसको उन्होंने डिस्करेज कर रहे हैं गवर्नमेंट। लेकिन स्टिल अगर वो गायब भी हो जाते हैं तो उनके ऊपर लागू है कि वो वंस उनके पास अगर एनटीएन ले लिया है या सेक्शन 114 के तहत जो कंडीशन है कि अगर जिसका 10 मरले से बड़ा मकान है या फ्लैट है या गाड़ी है 1,000 से ऊपर, तो उनको तो रिटर्न फाइल करना ही करना है। अगर नहीं करते तो वो उसके अंदर वो क्या ना डिफॉल्टर बन सकते हैं किसी भी टाइम पे। इसके बाद इन्होंने सेक्शन 100B एक चीज डाल दी। अच्छा, अगर चलिएगा जरा ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम के अंदर, पहले जो था ना वो नॉन रेसिडेंट्स के लिए कुछ कंडीशंस थी जिसके अंदर वो उनके ऊपर टैक्स लागू हो जाता था। इस दफा उन्होंने उस पर थोड़ी और एडिशन कर दी है कि कुछ लोगों को जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का एक कॉन्सेप्ट लेकर आ गए हैं कि अगर वो कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं जो पाकिस्तान यहाँ पे लोकल सिटीजन्स के साथ नॉन रेसिडेंट, तो उनको भी उन्होंने उनका सोर्स ऑफ इनकम जो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम को भी कैटेगराइज कर दिया है। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई करनी है कि कुछ अमाउंट का उन्होंने जिक्र किया कि एक खास लिमिट से एक्सीड करेंगे अगर उनकी ट्रांजैक्शन, तो वो लिमिट अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं की
ऐसी कुछ चीजें नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर जहाँ सॉफ्टवेयर वगैरह के आमतौर पर ये उसके जुमरे में आती है सॉफ्टवेयर के सेल के अंदर, तो वहाँ नंबर ऑफ यूजर्स भी अभी आइडेंटिफाई या कैटेगराइज नहीं किए गवर्नमेंट ने। अगर जब ये कैटेगराइज कर लेंगे तो फिर उसके बाद उनकी उस ट्रांजेक्शन्स को भी पाकिस्तान सोर्स इनकम किया जाएगा और फिर उसके ऊपर गालिबन 152 के तहत विद होल्डिंग टैक्स हो जाएगी। जो भी आदमी उसके साथ कारोबार करेगा, डील करेगा, तो उसको उसके ऊपर उन ट्रांजेक्शन के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स भी काटना पड़ेगा। अच्छा, ये है ट्रांजेक्शन बिटवीन एसोसिएट। अक्सर ऐसा होता है कोई ट्रांसफर प्राइसिंग के तहत या किसी और तरीके से एसोसिएट्स एक दूसरे को कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट दिला देते हैं। तो यहाँ उसने कहा है कि कमिश्नर अगर आपको कोई नोटिस दे कि आप इसके बारे में प्रूव करें कि आपकी ट्रांजेक्शन्स जो आपने इसके अंदर की हुई है, ट्रेडमार्क वगैरह की कोई पेमेंट की आपने अपने एसोसिएट्स को, और साथ आपने कुछ सेल प्रमोशन और पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस भी की है, तो वो आपसे इस चीज का पूछ सकता है कमिश्नर कि आपने इस तरह की ट्रांजेक्शन करने में, ये शॉर्ट पैसे प्रमोशन वगैरह करने में, एडवर्टीजमेंट के अंदर कोई आपने एसोसिएट को कोई फायदा तो नहीं दिलाया। अगर वो समझता है कि फायदा दिलाया है तो 25% आपके ये एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर देगा, तो आपके ऊपर उतना टैक्स लगा देंगे। आगे चलिएगा। अच्छा, एक इसमें 111 के अंदर पहले कुछ अरसे तक ये चीज होती थी कि जब कमिश्नर ने किसी को नोटिस दिया कि भाई आपकी कोई तफसील इनकम उसकी नॉलेज में आई है, तो जिस साल की वो इनकम होती थी उस साल के हिसाब से उस पर टैक्स लग जाता था और वो रेट लग जाते थे। ये जो नई अमेंडमेंट आई है इसके अंदर उनका मतलब, इसमें उन्होंने क्या किया कि जिस साल में इसको आपने कमिश्नर की नॉलेज में आया कंसीलमेंट और कमिश्नर ने आपको नोटिस दिया, उस साल के अंदर उस साल की इनकम में ये कंसील्ड इनकम जो है ना वो ऐड हो जाएगी। तो इससे क्या नाम है, जो रेट्स वगैरह बढ़े हुए हैं, इनकम टैक्स के रेट्स बढ़ गए, तो इंक्रीज रेट्स के हिसाब से उस पर टैक्स बढ़ जाएगा। आगे चलिएगा। अच्छा, यहाँ पे कमिश्नर को बहुत सारी जगहों पे पावर्स हैं कि वो रिटर्न मांग सकता है। अगर अच्छा, इसके अंदर अब वो पावर्स इस्तेमाल करता है, लोग फिर भी रिटर्न फाइल नहीं करते, आदाय बाय हो जाते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने दो चीजें ऐड की है। एक चीज तो ये कहा है कि अगर कोई आदमी को, किसी को कमिश्नर ने नोटिस दिया रिटर्न फाइल करने का और उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो कमिश्नर उसके ट्रेवल बैन लगा सकता है, उसकी ट्रेवलिंग पे बैन लगा सकता है। उससे पहले ये था कि उसकी सिम बंद कर देंगे, इस तरह की चीजें थी। अब इस दफा उन्होंने ट्रेवल पे बैन लगाने की पावर आ गई कमिश्नर पे। अगर उसने नोटिस दिया और रिटर्न फाइल नहीं किया किसी ने, तो वो उसके ट्रेवल बैन लग सकता है। सिवाय ये 3-4 कंडीशन है जहाँ पे अगर हज उम्रे पे जाना है किसी ने, या कोई माइनर है या स्टूडेंट है, तो उसके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। अदरवाइज कमिश्नर उनको उनके मतलब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम डाल सकता है कि इसको ट्रैवल ना किया जाए, इसने हमारे नोटिस के जवाब में अपना रिटर्न फाइल नहीं किया। इसी तरह जो मोबाइल वगैरह पे टैक्स कलेक्शन होती है, उसके ऊपर भी अगर कमिश्नर ने नोटिस दिया अपना रिटर्न फाइल करने का और उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उसके ऊपर 75% टैक्स का इम्पैक्ट आएगा, टैक्स लगा सकते हैं विद होल्डिंग टैक्स। अभी तो 19% के करीब लगता है, फिर 75% टैक्स लग जाएगा। अगर किसी 100 रुपए का चार्ज कराना है तो उसको 25 रुपए आएंगे, 75 रुपए टैक्स कट जाएंगे और शायद उसके अलावा 25 रुपए भी नहीं आएंगे, कोई उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लग जाती है। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिससे वो कमिश्नर जो है ना वो एनफोर्स करवा सकता है रिटर्न फाइलिंग के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो है ना तकरीबन आप समझे कोई 100 मिलियन, 100 तकरीबन 11 मिलियन करीब एनटीएन होल्डर्स हैं, जिसमें से मुश्किल से आधे भी रिटर्न फाइल नहीं करते। तो ये इस रिटर्न फाइलिंग के इन्फोर्समेंट के लिए गवर्नमेंट ने गालिबन ये अपना एक्शन लिया है। उसके बाद एक और अमेंडमेंट डाली है सेक्शन 16 के अंदर, 116 के अंदर, जहाँ पे वेल्थ की फाइलिंग, वेल्थ स्टेटमेंट की फाइलिंग है कि वो अब फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी उसका है कि उसके मांग सकता है कि फॉरेन एसेट्स की पहले वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं आती थी, बल्कि फॉरेन एसेट्स को क्या नाम है वो अलग से एक फॉरेन एसेट्स का डिक्लेरेशन था, उस पर फाइल करता था। अब गवर्नमेंट अगर कमिश्नर ने नोटिस दिया तो वो उसके अंदर उसको डलवा सकता है कि इसके फॉरेन एसेट भी आप डिक्लेयर करें आपने।
और इसमें फॉरेन लायबिलिटीज भी आप डालें इसके अंदर। तो ये इसके अंदर ऐड किया गया है। और एक चीज और ऐड की गई है कि अगर स्पाउस, किसी का स्पाउस जो है ना वो सेपरेटली टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, तो उस स्पाउस की वेल्थ भी आपकी वेल्थ के अंदर आ जाएगी। कि अगर किसी का शॉर्ट वेल्थ रिटर्न फाइल कर रहा है, उसकी वाइफ नहीं करती, तो वाइफ के नाम पे अगर कोई एसेट्स है तो वो शॉर्ट को लाजमी है कि वो उसको डिक्लेयर करे अपनी वेल्थ के अंदर। नहीं करेगा तो वो डिफॉल्ट के अंदर आ जाएगा। आगे चलिएगा। अच्छा, ये अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का भी इसको एक एडिशनल पावर दे दी गई है। पहले पावर तो थी बेस्ट, लेकिन अब इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया भी डाल दिया है कि अगर कोई शख्स को अपना रिटर्न फाइलिंग के लिए नोटिस आता है कमिश्नर से और वो नोटिस का जवाब नहीं देता या रिटर्न फाइल नहीं करता, तो कमिश्नर के पास पावर है कि उसकी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से उसके असेसमेंट कर दे। और उसके लिए उसको ये भी पावर दे दी गई है कि वो उस जिस फील्ड के अंदर या जिस बिजनेस के अंदर है उसके जो रेशोज है, फाइनेंशियल रेशोज या प्रोटेक्शन रेशोज, जो भी उसके पास दूसरी कंपनीज के हैं उन बिजनेसेस के, उन रेशोज को अप्लाई करते हुए वो बेस्ट जजमेंट करके उस पर टैक्स लगा सकता है। ये इसके अंदर नई चीज लेकर है इसके अंदर सेक्टोरल बेंचमार्क के लिए। अच्छा, अपील के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इसको बहुत तफसील में नहीं डाला इसको अपील को, क्योंकि वो हर आदमी को अप्लीकेबल तो नहीं होता और फिर इस पे थोड़ी नासिर भाई, ट्राई टू रैप अप इन 5 मिनट्स मैक्सिमम। जी ठीक है। उस पर प्रिक्योनियरी जुरिडिक्शन डाल दिए कि कोई नंबर सर्टेन अमाउंट्स के ऊपर अगर किसी की अपील है तो वो ट्रिब्यूनल में जाएगी, उसके ऊपर वैल्यू की है तो वो उसके अंदर जाएगी अपना हाई कोर्ट में। आगे चलिएगा। अच्छा, एक्सपोर्टर के ऊपर भी दफा टैक्स लगा दिया। एक्सपोर्टर को उन्होंने मिनिमम टैक्स से निकाल के और उन्होंने फिक्स टैक्स से निकाल के मिनिमम टैक्स में डाल दिया है और 1% एडिशनल एडवांस टैक्स भी लेना शुरू कर दिया है। इस पर भी काफी ह्यू एंड कराई हुआ। उसके बाद सारे एक्सपोर्टर एसोसिएशन खामोश होकर बैठ गई है। आई डोंट नो क्यों, लेकिन उनको बैलेंस के ऊपर अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए, गवर्नमेंट से के साथ निगोशिएशन करनी चाहिए और ह्यू एंड कराई करते रहना चाहिए। आगे चलिएगा। अच्छा, पहले एग्जम्पशन सर्टिफिकेट 100% वैल्यू का क्या नाम है कमीशन इशू कर देते थे, जहाँ पे अगर मिनिमम टैक्स नहीं है और उसने टैक्स लायबिलिटी अपने पूरी कर दी है। अब उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 80% के ऊपर। जी आगे चलिएगा। डिफॉल्ट सरचार्ज का भी उन्होंने पहले जो था ना 12% होता था डिफॉल्ट सरचार्ज, अब उन्होंने क्या नाम है 12% प्लस काइबर प्लस 3% लगा दिया है, या 12% विच एवर इज हायर वो डिफॉल्ट सरचार्ज के हिसाब से ले सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Many thanks, Nasir bhai, for giving us the excellent presentation in a short span of time. Now it's a time for indirect tax presentation by Mr. Shamir Haroon, who is a Professional Accountants Forum Karachi member and a very active and regular member. Moreover, he had been ICAP Fiscal Law Committee member and in several committees as well. He is currently in GATRON and as a head of Group Taxation and Legal Affairs. और ये आपको फेडरल सेल्स टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हाईलाइट करेंगे फॉर अबाउट 25 to 30 minutes. बिस्मिल्लाह, शमीर भाई. In the meantime, you can put your questions on direct taxes in chat box and maybe in indirect tax as well. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मेजर अमेंडमेंट जो सेल्स टैक्स में अमंग मेनी अदर अमेंडमेंट्स है वो रिस्ट्रिक्शन ऑन क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स है। आपको याद होगा कि 2016 में जो बजट आया था उसमें इनपुट टैक्स ऑन सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, डिसअलाउ कर दिया था। फिर काफी शोर मचाया गया, लोगों ने इसको टेकअप किया, कोर्ट में भी गए और लेटर ऑन जो है उसको अलाउ कर दिया गया था थ्रू अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस इफेक्टिव फ्रॉम 31 जुलाई। अब दोबारा से जो है ये पावर्स एफबीआर को दे दी गई हैं। पहले तो स्पेसिफिक सेक्शन में रिस्ट्रिक्शन थी, अब एफबीआर को एम्पावर कर दिया गया है कि एफबीआर जो है वो किसी भी स्पेसिफिक सर्विस को एक्सक्लूड कर सकता है थ्रू नोटिफिकेशन। तो विदाउट इवन मनी बिल या फाइनेंस बिल एफबीआर डायरेक्टली नोटिफिकेशन के थ्रू अब अगर चाहता है
कि कोई सर्विस डिसअलाउ करनी हो तो उसका इनपुट एफबीआर डायरेक्टली डिसअलाउ कर सकता है। तो उसमें लिटिगेशन जो है वो काफी हद तक हो सकता है नजर आए। इसके अलावा एडवांस सेल्स टैक्स जो है वो एडवांसेस पे भी लगा दिया गया है। इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो 2007 तक जब सेल्स टैक्स लॉ आया था, ये वाला कानून, उसमें 2007 तक जो है इसमें एडवांस पर सेल्स टैक्स लगता था। फिर एफबीआर से लोगों ने टाइम एंड अगेन काफी एसोसिएशंस ने टेकअप किया कि सेल्स टैक्स एडवांस पर नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि इसमें काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं रिकंसिलिएशन के डिलीवरी गुड्स की बाद में होती हैं, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से सेल बाद में रिकॉर्ड होती है और एडवांस के वक्त हम सेल्स टैक्स दे देते हैं, बाद में फिर मसला आता है। तो इसको 2007 तक रखा गया, फिर 7 से 13 इसको खत्म कर दिया गया, 13 में दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया और 2021 में खत्म कर दिया गया। अब 21 से 24 तक जो है इस पे एडवांस पे सेल्स टैक्स नहीं था, सिर्फ डिलीवरी पे था। लेकिन अब 24 में जो फाइनेंस एक्ट आया है इसमें इसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया है। तो अब जो है सेल्स टैक्स अर्लियर ऑफ एडवांस या डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, उस पर सेल्स टैक्स पे करना होगा। इस पर रिकंसिलेशन के इश्यूज आएंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, इसलिए कि अमाउंट आज मिलेगा, आज ही आप सेल्स टैक्स जमा करवा देंगे तो आपकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। पहले आपके पास टाइम होता था कि वो पैसा आप रख सकते थे और लेटर ऑन जब आपकी गुड्स डिलीवर हो तब उस वक्त आप उस पर सेल्स टैक्स जमा करवाएं। इस पर लिटिगेशन के भी इश्यूज होंगे। एफबीआर की तरफ से ये रेवेन्यू टूल है, दो उससे कोई खास रेवेन्यू उनको अचीव नहीं होगा, इसलिए अल्टीमेटली सेल्स टैक्स तो बाद में भी मिल जाता, अभी पहले मिल रहा है, बाद में भी वैसे मिल जाता अगर ये प्रोविजन ना होता। टैक्स फ्रॉड का एम्बिट जो है वो काफी ज्यादा इनलार्ज कर दिया गया है और अपेरेंटली उससे ये लग रहा है कि जितने भी टैक्स लिटिगेशन होंगी, जितने भी केसेस होंगे, वो तो तकरीबन सारे इसी अम्ब्रेला में फॉल कर सकते हैं। और दूसरा इस पे जो है एक थोड़ी खतरनाक चीज है वो ये कि ओनस टू प्रूव इनोसेंस जो है वो टैक्स पेयर पे डाल दी गई है। पहले हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के काफी डिसीजन हैं कि अगर फ्रॉड का कोई केस होगा तो डिपार्टमेंट को प्रूव करना होगा कि वाकई फ्रॉड हुआ है, लेकिन अब जो है वो ओनस टू प्रूव इनोसेंस है वो टैक्स पेयर पे डाल दी गई है और टैक्स ऑफिसर के पास काफी ज्यादा जो है वो पावर्स दे दी गई है। यहाँ पे अगर आप प्रोविजंस देखें क्लॉज A to K ये इंसर्ट किए गए हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 में। तो इसमें अगर आप देखेंगे सप्रेशन ऑफ सेल, फेक क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स विदाउट इशूइंग टैक्स इनवॉइस, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपेरेंटली तो लग रही हैं कि वाकई ये फ्रॉड के नेचर में आती है, लेकिन कुछ इसमें ऐसी भी हैं जो डिबेटेबल है कि डिपार्टमेंट कहेगा ये आपने टैक्स फ्रॉड किया है, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है वो इंटरप्रिटेशनल इशू है। तो इसमें काफी ज्यादा ऐसे इश्यूज हैं जिसको अगर हम देखें तो ये हो सकता है फ्यूचर में लिटिगेशन का मसला बन सकता है। अब यहाँ पे आप क्लॉज एफ देख सकते हैं, फेलिंग टू डिपॉजिट द टैक्स बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months। कौन सा टैक्स, किस नेचर का टैक्स, कैसी लायबिलिटी, डिपार्टमेंट समझ रहा हो वो टैक्स बनता है, टैक्स पेयर के मुताबिक वो टैक्स नहीं बनता, तो इसमें इंटरप्रिटेशनल इश्यूज भी काफी सारे आ सकते हैं। इवेजन ऑफ टैक्स बाय अवेलिंग अनड्यू टैक्स, यहाँ पे क्लॉज ये आपको नजर आ रहा होगा, अनड्यू इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब अनड्यू इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इसलिए कि टैक्स पेयर के परस्पेक्टिव से बहुत सारा इनपुट टैक्स क्लेमेबल होता है, कुछ ऐसा नेचर का होता है, लेकिन डिपार्टमेंट समझता है कि ये टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट नहीं है तो क्लेमेबल नहीं है। तो इसमें भी काफी ज्यादा डिबेट्स हो सकती हैं। सेक्शन 11 में जो है काफी सारे सबसेक्शन थे, 11(1) सबसेक्शन 6, सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2, 11 का सबसेक्शन 4A, सबसेक्शन 5, ये सब जो है ये असेसमेंट से रिलेटेड थे, तो इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया इन लाइन विद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो इनको डिलीट कर दिया गया और इनके बजाय जो है 4 सेपरेट नए सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाए गए, 11D, 11E, 11F और 11G, जो कि डील करते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से, असेसमेंट ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट लेवीड और शॉर्ट लेवीड और इरोनियसली रिफंडेड, या फेलियर टू विदहोल्ड सेल्स टैक्स और लिमिटेशन ऑफ असेसमेंट। तो ये 4 नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसकी डिटेल्स जो है अभी हम देख रहे हैं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के कमिश्नर को आपने रिटर्न जमा नहीं करवाया, उनको पता नहीं चल पा रहा कि आपकी एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है, तो उनकी जो बेस्ट जजमेंट होगी जिसकी बेसिस पे बेस्ड ऑन अवेलेबल रिकॉर्ड्स वो शो कॉज नोटिस इशू करेंगे और जो आपका टैक्स पेएबल होगा या आपने रिफंड एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया होगा वो आपको डिसअलाउ कर देंगे। ये होगा उस केस में जब आप आपके पार्ट पे फेलियर होगा टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स या कोई और ऐसा एविडेंस जिससे आप कमिश्नर को सेटिस्फाई कर दें कि जो लायबिलिटी वो बना रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं बन रही। सेक्शन 11E, अपनी वीडियो अगर ऑन करिए। जी जी वीडियो आ गई। Okay.
सेक्शन 11E जो है वो डील करता है असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट लेवीड और शॉर्ट लेवीड और इरोनियसली रिफंडेड। इसमें जो है एलिगेशंस के नेचर क्या क्या होंगे, टैक्स पेड या शॉर्ट पेड, इनपुट टैक्स क्लेम या रिफंड जो है ड्यू नहीं था वो आपने क्लेम कर लिया, या इलीगल रिफंड क्लेम किया। इसमें प्रोसीडिंग्स होंगी, शो कॉज नोटिस इशू होगा, असेसमेंट होगी टैक्स पेएबल की या इनएडमिसिबल रिफंड क्लेम की, और कंक्लूड होगा डिसअलाउंस ऑफ इनपुट टैक्स अगर आपने इनवॉइसेस वगैरह प्रोवाइड नहीं की, टैक्स पेयर ने उसका कोई प्रूफ नहीं दिया। फेलियर टू विदहोल्ड टैक्स, सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग का भी सेपरेट सेक्शन है, उसकी पावर्स भी सेपरेटली सेक्शन के थ्रू कवर की गई है कि अगर आपने परचेजेस की फ्रॉम रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, कुछ केसेस में जो है अनरजिस्टर्ड से आप देखेंगे कि विदहोल्डिंग के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, लेकिन इस बार जो है वो रजिस्टर्ड के केस में भी विदहोल्डिंग के प्रोविजंस को अप्लाई कर दिया गया है कुछ केसेस में, परचेज ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स। तो उस केस में अगर किसी ने विदहोल्डिंग नहीं की तो उनको भी शो कॉज नोटिस के थ्रू उनसे रिकॉर्ड मांगा जा सकता है, उनकी असेसमेंट की जा सकती है थ्रू ऑर्डर। ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन के केस में जो है कमिश्नर, चीफ कमिश्नर को पावर दे दी गई है कि कमिश्नर अगर कोई सस्पेंशन के ऑर्डर पास करते हैं तो चीफ कमिश्नर के पास पावर होगी कि वो उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, और उसमें अगर उनको लगता है कि ये ऑर्डर गलत पास हुआ है तो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, या इन केस अगर उनको लगता है कि सही पास हुआ है तो फिर उसको फर्दर कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन जो कमिश्नर अपील, चीफ कमिश्नर का ऑर्डर होगा, वो अभी रिसेंटली जो अभी गुलजार साहब ने भी बताया, सिमिलर चेंजेस जो हैं जुरिस्डिक्शन के वो सेल्स टैक्स में भी आए, तो चीफ कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो अपील नहीं हो सकती ट्राइब्यूनल में। तो ये एक बड़ा इशू होगा, इनकेस अगर ऐसा कोई ऑर्डर होता है तो ये जो टैक्स पेयर के लिए इशू क्रिएट करेगा। ई इनवॉइसिंग जो है वो पहले ऑप्शनल थी बिटवीन रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 23, अब जो है इसका स्कोप बढ़ा दिया गया है। अब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड भी जो है वो सब्जेक्ट टू दिस एम्बिट आता है, वो भी ई इनवॉइसिंग के एम्बिट में फॉल करेगा। इसमें जो है सेल्स स्पेशल प्रोसीजर रूल्स में फिलहाल जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के जो मैन्युफैक्चरर, डीलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर है, एंटायर सप्लाई चेन, सबको इसमें शामिल कर लिया गया है। तो उनके लिए ये जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बन गई है कि वो ई इनवॉइसिंग के लिए खुद को रजिस्टर करवाए, और जितनी भी उनकी इनवॉइसिंग होगी वो डायरेक्टली रियल टाइम बेसिस पे इंटीग्रेट होगी और एफबीआर को रिपोर्ट होगी। सेल्स टैक्स ऑडिट पे जो है अभी काफी सारे केसेस भी हैं कि कमिश्नर किस हद तक कब टैक्स पेयर के रिकॉर्ड का ऑडिट कर सकता है, प्लस किस बेसिस पे कर सकता है, क्या डिस्क्रिपेंसी होगी जिसकी बेसिस पे कमिश्नर रिकॉर्ड कॉल कर सकता है। इस पे एक लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट भी है डीजी कंसेमेंट का 2022 पीटीडी 1502 जो है रेफर किया गया है। अब जो है सेक्शन 25 को काफी हद तक रिवैम्प कर दिया गया है, और उसमें जो है मल्टीपल ईयर्स की ऑडिट की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो भी खत्म कर दी गई। पावर्स जो है काफी ज्यादा कमिश्नर को दे दिए गए हैं। इवन अपॉर्चुनिटी की भी जरूरत नहीं है, बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस डायरेक्टली नोटिस इशू किया जा सकता है। और लीगल कवरेज दे दी गई है कि सेल्स टैक्स रिटर्न का डेटा जो है उसको विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन से क्रॉस वेरीफाई करके प्रोसीडिंग की जा सके। जिस तरह डायरेक्टर इंटेलिजेंस का एक सेपरेट विंग है सेल्स टैक्स लॉ में स्पेसिफिकली दिया गया, इसी तरह टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का विंग भी क्रिएट कर दिया गया है। तो उसमें जो है वो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस यूनिट होगा, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, लीगल यूनिट, अकाउंटेंट यूनिट, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, जिस तरह डिपार्टमेंट फंक्शन करता है टैक्स डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इसी तरह इसकी भी अलग अलग विंग्स बना दिए गए। तो अब टैक्स पेयर को एक और अथॉरिटी के साथ जो है हो सकता है डील करना पड़े। डायरेक्टर इंटेलिजेंस भी सेम काम कर रहा होता है, टैक्स फ्रॉड विंग भी तकरीबन सेम नेचर का ही काम करेगा, तो एक ओवरलैपिंग भी जो है ना वो हो सकती है कि एक ही तरह के नोटिस, एक ही तरह के इश्यूज पे मल्टीपल अथॉरिटीज से आ रहे हो। इसके अलावा एग्जेम्पशंस और कंसेशनरी रेट्स जो है वो काफी हद तक कम कर दिए गए। जैसे पहले फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे सेल्स टैक्स 1% फाइनल लगता था, अब उस पर जो है मेडिकेमेंट्स पे सेल्स टैक्स 1% वाला जो रिड्यूस रेट है वो खत्म कर दिया गया, और वो अब सब्जेक्ट टू 18% रेट है। तो मेडिकेमेंट्स क्या चीज है, इसका मतलब ये कि फार्मा प्रोडक्ट्स अब भी 18% उन पे नहीं लगेगा, 1% ही लगेगा, लेकिन मेडिकेमेंट्स जो है इसका मतलब जो फार्मा प्रोडक्ट्स नहीं है उन पे 18% लगेगा। मेडिकेमेंट्स क्या होता है, तो उसमें मेजॉरिटी केसेस में वो चीजें फॉलो करती हैं जो होती तो ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन उनकी ड्रैप से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। तो ऐसी फार्मा प्रोडक्ट्स जिनकी ड्रैप से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है वो मेडिकेमेंट्स में फॉल करेंगी। इसमें ज्यादातर टिप की मेडिसिन वगैरह आती हैं,
तो वो जो है वो सब्जेक्ट टू 18% सेल्स टैक्स होगी। इसके अलावा रॉ मटेरियल, इनपुट गुड्स या ऐसी सप्लाई जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत होती है, उस पर सेल्स टैक्स 0 रेटिंग थी, जो कि अब खत्म कर दी गई है, तो उस पर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। टियर 1 रिटेलर्स, जो कि रिटेलर्स टेक्सटाइल और लेदर के जो FBR से इंटीग्रेट हों, उन पर 15% सेल्स टैक्स था पहले सप्लाई स्टेज पे, अब उसको 18% कर दिया गया। इसी तरह दूध जो है, जो ब्रांड या पैकेज्ड मिल्क होता है, जो कॉर्पोरेट डेयरी सप्लाई करते हैं, उनका जो है सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया है। तो ये एक थोड़ी डिस्क्रिपेंसी आ गई कि खुला दूध मिलता है विदाउट सेल्स टैक्स है, पैकेज दूध जो है वो 18% उस पर सेल्स टैक्स लगेगा, तो उनकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि शायद उनके लिए इफेक्टिव ना रहे सप्लायर्स के लिए। विदहोल्डिंग जो है काफी उसका स्कोप बढ़ा दिया गया है। पहले रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड नहीं होती थी मेजॉरिटी केसेस में, अब वो रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड भी अगर सप्लाई हो रही है तो उसमें भी कुछ केसेस में विदहोल्डिंग को इम्पोज कर दिया गया है। इसके अलावा फ्यूल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्जेम्प्ट है, तो उनका जो है इनपुट टैक्स जो है उनका क्लेम नहीं मिल सकेगा, लेकिन उनके लिए ज़्यादा इशू नहीं है, इसलिए कि उनकी जो प्राइसिंग होती है उसमें ये इनबिल्ट होता है। जितनी भी उनकी कॉस्ट होती है उसके बाद उनका मार्जिन डिटरमिन किया जाता है, तो उनकी प्राइस में इनबिल्ट होता है, तो ऐसा इनका इतना बड़ा इशू नहीं है। फाटा और पाटा की जो एग्जेम्पशन है सेल्स टैक्स की, वो 2024 तक कंटिन्यू की गई है। इसी तरह जो एग्जेम्पशन आयरन और स्टील स्क्रैप है, इसमें काफी ज्यादा फ्लाइंग इनवॉइस का इशू होता था, तो इसके स्क्रैप पर जो है सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन कर दी गई है, ताकि इस पे जो फ्लाइंग इनवॉइस का इशू है वो खत्म हो जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोविंशियल सूबाई सेल्स टैक्स। उसमें जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस की फेडरल सेल्स टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट। शमीर भाई, इसको डिटेल में आप मजीद कर सकते हैं, बिकॉज Q&A बहुत कम है अब तक, चैट बॉक्स में बहुत कम है, तो इसलिए यू कैन मे बी टेक मोर मिनट्स और आप 6:45 तक प्रोसीड कर सकते हैं। जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ जितना इसमें जिस हद तक डिस्कस हो सकता है। सिंध सेल्स टैक्स का रेट जो है वो 15% स्टैंडर्ड रेट कर दिया गया है, पहले 13% था। इसका मेजर इम्पैक्ट जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को और एक्सपोर्टर्स को आएगा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई या लेबर मैन पावर सर्विसेज हो गई और कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होते हैं, तो उस पर सेल्स टैक्स जो लगेगा वो उनका वैसे ही क्लेमेबल नहीं है, तो उनकी एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्लस एक्सपोर्टर्स का रिफंड तो होता है, लेकिन सर्विसेज से रिलेटेड रिफंड जो है वो काफी डिले के बाद मिलता है, तो उस पर जो है उनकी फाइनेंस कॉस्ट का इम्पैक्ट आएगा। रेस्टोरेंट जो है उनका 15% जनरल रेट है, प्लस उनको ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो 8% सेल्स टैक्स होगा। इस पर उनके पास फर्दर ऑप्शन है कि 8% अगर उनका आउटपुट टैक्स होता है तो इनपुट टैक्स क्लेमेबल नहीं होगा एज पर रूल्स, तो उनको अलाउ किया गया है कि वो सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ SRB ऑफिसर, वो अगर चाहें तो वो ऑप्ट कर सकते हैं 15% पर। यानी अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करें तो रेस्टोरेंट्स के पास अगर उन्होंने ऑप्शन अवेल किया हुआ है तो 15% पर ही इनवॉइस इशू करेंगे। पहले जो है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, वो सब्जेक्ट टू टैक्स थी। अब जो है अगर विद इन सिटी भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो उसको भी टैक्स कर दिया गया। पहले सिर्फ आउट ऑफ सिटी थी, अब विद इन सिटी अगर चल रही है, कराची टू कराची ही कहीं गुड्स मूव हो रही है, तब भी उस पर सेल्स टैक्स लगेगा। इसी तरह सिंध सेल्स टैक्स लॉ में फर्दर अमेंडमेंट्स की गई है एजुकेशन हॉस्पिटल्स से रिलेटेड, जिसपे 3% टैक्स रेट लगा दिया गया है। एजुकेशन सर्विसेज पे स्कूल्स हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई, अगर 5 लाख पर एनम पर स्टूडेंट से ज्यादा उनकी फीस है तो उस पर सिंध सेल्स टैक्स लगेगा। इसी तरह हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, अगर उनका पर रूम बेड चार्जेस पर डे 25,000 या उससे ज्यादा है तो उन पर भी 3% सेल्स टैक्स लगेगा। इसी तरह मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और कंसल्टेंट्स अदर देन कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, उनका 3,000 पर कंसल्टेशन या पर विजिट, उन पे भी सेल्स टैक्स लगेगा अगर 3,000 या उससे ज्यादा उनकी सर्विस चार्जेस हैं। अगर 3,000 तक हैं तो फिर उन पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज जो है, मैन्युफैक्चरर अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स देता है बेचने के लिए, तो आज तक उनका आर्ग्यूमेंट यही रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसमें सर्विसेज नहीं है। लेकिन बेस्ड ऑन एग्रीमेंट्स SRB ने जो कुछ रिव्यू किए, उनका इस पर आर्ग्यूमेंट ये कि डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज भी दे रहा होता है। तो उन्होंने ये लिटिगेशन का मामला रहा, सिंध हाई कोर्ट में गए, जो सप्लायर्स हैं वो वहां से हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी उनके अगेंस्ट डिसीजन आया, तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने SRB से नेगोशिएट किया
और फाइनली एक कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि एसआरबी ने एक डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन फिक्स कर दिया कि ओवरऑल जितनी सर्विस की वैल्यू है उसमें एज्यूम किया जाएगा कि 8% डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है फॉर नॉर्मल प्रोडक्ट्स और 5% फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। उस मार्जिन पर जो है डिस्ट्रीब्यूटर 15% की इनवॉइस सेल्स एक्स के साथ रेज करेंगे टू सप्लायर। तो एक तरफ सप्लायर उनको सप्लाई ऑफ गुड्स की इनवॉइस रेज कर रहे होंगे और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सर्विसेज की इनवॉइस रेज कर रहे होंगे। तो एक दूसरे को इनवॉइसेस जो है वो रेज की जा रही होंगी। और अगर ये परसेंटेज तो एक एसआरबी ने मिनिमम प्रिस्क्राइब किए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में इसके अलावा कोई परसेंटेज है जो एक्सप्लिसिटली वहां पे लिखी गई है कि ये कंसिडरेशन होगी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, तो ये 8% और 5% नहीं लगेगा, जो स्पेसिफिकली लिखा गया है फिर वो लगेगा। इसी तरह लेबर और मैन पावर जो है, ये भी लिटिगेशन इसमें काफी ज्यादा चली। सिंध हाई कोर्ट से टैक्स पेयर्स जीते जो रजिस्टर्ड पर्सन्स थे एज वेल एज सर्विस यूजर्स थे। फिर सुप्रीम कोर्ट एसआरबी किया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डिसाइड किया कि लेबर एंड मैन पावर सर्विसेज में जो लेबर और मैन पावर की सर्विसेज का एलिमेंट है उस हद तक सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। तो उस रूलिंग को ओवर रूल करने के लिए एसआरबी ने इस बार अमेंडमेंट कर दी है और लेबर एंड मैन पावर सर्विसेज को भी है जो है वो सप्लाई सर्विस की नेचर में शामिल कर लिया गया है। तो ये दोबारा इसको चैलेंज किया गया और सिंध हाई कोर्ट से दोबारा इस पे स्टे मिल गया। पहले एसआरबी की स्पेसिफिक पावर्स नहीं थी, लोग कह देते थे कि एसआरबी को कंपनीज कह देती थी कि आपने अगर नोटिस आता था कि आपने इतनी सर्विसेज एसआरबी में दी हैं और बाकी आपके अकाउंट्स के हिसाब से सर्विसेज ज़्यादा आ रही हैं तो आपकी डिफरेंशियल अमाउंट क्या है उसको आप रिकनसाइल करें। तो उनका जवाब अक्सर ये होता था कि ये हमारी दूसरे सूबों में सर्विसेज हमने दी है या दूसरे सूबों में हमने विथहोल्डिंग की है, दोनों चीज़ें होती थी। तो वो स्पेसिफिक पावर नहीं थी कि दूसरे सूबों का भी डेटा मांगा जा सके। अब एसआरबी जो है वो एम्पावर कर दिया गया है एज पर अमेंडमेंट कि वो आउटसाइड सिंध की भी सर्विस से रिलेटेड डेटा मांग सकता है। टाइम लिमिटेशन जो है 8 साल का था डेटा कॉलिंग का, असेसमेंट और रिकवरी का, वो इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2025 उसको कम कर दिया गया 5 साल तक। इसी तरह कमिश्नर अपील को पावर दे दी गई है कि वो स्टे दे सकता है अप टू 180 डेज अगेंस्ट एनी डिमांड रेज बाय टैक्स ऑफिसर। इसी तरह जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स लॉ में कानून है, एसआरबी में भी वही कानून था, 25% की पेमेंट पर आप स्टे ले सकते हैं टिल डिसीजन ऑफ कमिश्नर अपील। अब उस 25% को कम करके 10% कर दिया गया इन लाइन विद अदर लॉज जैसे कि फेडरल सेल्स टैक्स लॉ और फेडरल इनकम टैक्स लॉ। और टाइम लिमिटेशन जो है रिकॉर्ड कीपिंग की वो कम कर दी गई है फ्रॉम 10 ईयर्स टू 6 ईयर्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई। इसका मतलब पुराने जितने साल गुजर गए उन पे रिव्यू ये बनता है कि उनका 10 साल कंटिन्यू रहेगा रिकॉर्ड रिटेंशन का पीरियड। केपीके सेल्स टैक्स से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे विथहोल्डिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह कलेक्शन एजेंट कि आप जो आपको सर्विसेज दे रहा है आप उनसे तो विथहोल्डिंग करें, या अगर विथहोल्डिंग नहीं करते तो एक आपको कलेक्शन एजेंट का कॉन्सेप्ट है। इन लाइन विद अदर टैक्स अथॉरिटीज जो बाकी सारे लॉज में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कलेक्शन एजेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसी तरह रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है जैसे कि पहले एसआरबी में थी अगेंस्ट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड रेट, फिक्स रेट या लेसर देन 15% सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जिसका रेट 15% जो कि केपीके का स्टैंडर्ड रेट है उससे अगर कम रेट पर है तो उस पर इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। या ऐसी गुड जिसका रेट 18% से कम है और वो गुड यूज हो रही है केपीके में सर्विसेज रेंडर करने के लिए, तो उन पर भी इनपुट टैक्स केपीके लॉ के तहत नहीं मिलेगा। या फिर ऐसी गुड जिनकी सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है अंडर सेल्स टैक्स लॉ, तो उसकी भी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। या फिर ऐसा इनपुट टैक्स जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ऑर्डिनेंस के तहत पे किया गया है उस पर भी इनपुट टैक्स की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। हेल्थ केयर सेंटर्स, इंट्रा प्रोविंशियल एंड इंटर प्रोविंशियल ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस नॉट गुड्स, पर्संस की ट्रांसपोर्टेशन विद इन प्रोविंस या आउटसाइड प्रोविंस, उस पर भी सेल्स टैक्स लगा दिया गया है 5%। और उस पर इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट ना सप्लायर सर्विस प्रोवाइडर को मिलेगी ना सर्विस रेसिपिएंट को मिलेगी। इसी तरह मैनेजमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग फंड एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, उस पर भी सेल्स टैक्स लगा दिया गया है 15%। फिक्स टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस की गई है फॉर वेडिंग हॉल्स, कस्टम एजेंट्स, प्रैक्टिशनर्स, प्रोफेशनल्स, कंसल्टेंट्स और एडवाइजर्स। पहले रेट जो है वो 15% था, अब फिक्स रेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। डिफॉल्ट सरचार्ज का रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। अगर नहीं पे किया या गलती से रिफंड हो गया तो उस पर जो है डिफॉल्ट सरचार्ज 24% होगा, और अगर कोई टैक्स फ्रॉड है तो उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज का रेट 36%। बलोचिस्तान सेल्स टैक्स सर्विसेज लॉ,
ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जिसको रजिस्टर होना है लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, उसने जो सर्विसेज दी है उस पर इनपुट टैक्स का क्लेम नहीं मिलेगा। इस पे हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, तो उसको अपेरेंटली ओवररूल करने के लिए ये लॉ में अमेंडमेंट की गई है। डिसीजन में ये था कि अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं और आपने विदहोल्डिंग की है तो विदहोल्डिंग का जो अमाउंट है वो आपका इनपुट टैक्स के तौर पर आपको क्लेम मिलना चाहिए। तो अपेरेंटली उसको जो है वो ओवररूल करने के लिए अमेंडमेंट लाए गए कि जितनी भी विदहोल्डिंग आप करेंगे वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, उसको आपको इनपुट नहीं मिलेगा। इसी तरह ऐसे सर्विस प्रोवाइडर या ऐसे सप्लायर जो अनरजिस्टर्ड हैं या इनएक्टिव हैं अंडर सेल्स टैक्स लॉ या किसी भी प्रोविंशियल लॉ के अंदर, तो उनका भी जो है उनकी सर्विसेज पे या सप्लाई पे इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। अगर एक्सेस पेमेंट हो गई है तो उससे प्रोविजन से इंट्रोड्यूस किए गए रिफंड से रिलेटेड उस एक्सेस पेमेंट का रिफंड भी क्लेम कर सकता है। और ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जो सेल्स टैक्स में या फेडरल एक्साइज लॉ में रजिस्टर्ड है और बलूचिस्तान में भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएंगे बलूचिस्तान में विदाउट एनी रिक्वायरमेंट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर वो कर देते हैं तो प्रोसेस के थ्रू होंगे, नहीं करेंगे तब भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और उसके लिए जो है उनको डायरेक्टली SMS, ईमेल या लेटर वगैरह डिस्पैच किए जाएंगे। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो बलूचिस्तान लॉ में भी इंट्रोड्यूस कर दी गई। कमिश्नर के पास जो है वो पावर स्पेसिफिक दे दी गई है फॉर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी इन केस ऑफ टैक्स फ्रॉड, जो कि पहले ये पावर बड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी, अब ये स्पेसिफिक पावर दी गई। अपील की फीस जो है वो बढ़ा दी गई है, पहले 2000 थी अब 10,000 कर दी गई है कंपनी के केस में। अदर देन कंपनी के केस में पहले 1000 थी फीस और अब उसको 3000 कर दिया गया। और जिस तरह इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स लॉ में प्रोविजन है कि अगर सिस्टम पे इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस भेजा गया है तो वो ट्रीट किया जाएगा कि उसको मिल गया, इसी तरह बलूचिस्तान लॉ में भी एक प्रोविजन डाल दिया गया है कि अगर नोटिस भेजा गया इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ईमेल या ई फोल्डर के थ्रू तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 72 आवर्स ट्रीट किया जाएगा कि वो उस रजिस्टर्ड पर्सन को मिल गया। पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट, कोर्ट में कुछ केसेस हुए थे कि पंजाब में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो वहाँ पे अथॉरिटीज वगैरह सारी बनाई गई हैं, वो थ्रू ऑफिशियल गैजेट नहीं बनी है। तो लोगों के टैक्स पेयर्स की फेवर में वो जजमेंट आई थी अगेंस्ट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। तो उसको ओवररूल करने के लिए लीगल कवर दिया गया है कि जितनी भी ऐसी अपॉइंटमेंट हुई है इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर विदाउट ऑफिशियल गैजेट, वो जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2012 वो लीगली सही होंगे। तो जितने भी इस दौरान केसेस हुए हैं उनकी एक लीगैलिटी को चैलेंज किया जाएगा, इसलिए कि पंजाब रेवेन्यू बोर्ड का ये कहना होगा कि उस दौरान में जितने भी ऐसे नोटिस थे जो सस्पेंड कर दिए गए इस बेसिस पे कि अथॉरिटी सही तरह से नहीं बनी, लीगल कवरेज के थ्रू नहीं बनी, तो वो नोटिस दोबारा रिवाइव हो जाएंगे, जबकि टैक्स पेयर उसके अगेंस्ट उसको चैलेंज करेंगे। थैंक यू। ये सेल्स टैक्स फेडरल और प्रोविंशियल का एरिया जो था ये हमने कवर कर लिया है। अब बाकी आसिफ साहब अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं सेल्स टैक्स और फेडरल और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, तो फिर इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जी, आई होप मेनी थैंक्स टू शमीर, यू कीप योर वीडियो ओपन और Q&A हम फिलहाल तो 2 ही क्वेश्चंस आए हैं, वो दोनों डायरेक्ट टैक्स से रिलेट करते हैं। और नासिर साहब जो हैं वो लाहौर के टाइम के लिहाज से नमाज के लिए चले गए, लेकिन आई डिस्कस्ड द इश्यूज। एक पहला क्वेश्चन था कि सर टैक्स क्रेडिट टू सीनियर सिटीजन का है कि खत्म हो गया है, मिक्स उर्दू एंड इंग्लिश क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो आई डिस्कस दिस इशू विद नासिर एंड एज वेल एज माय मेमोरी कि ये पुराना मैटर है, इस साल बजट में कोई इस हवाले से कोई अमेंडमेंट नहीं है। अकॉर्डिंगली ये वाला टैक्स क्रेडिट एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल इस वक्त नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है डिक्लेरेशन ऑफ लेट फाइलर कैटेगरी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इज अल्ट्रा वायरस। अब आई डोंट नो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कमेंट दिए जा रहे हैं। श्योर करंट पोजीशन ये है और लॉयर से भी डिस्कस इस सब्जेक्ट को किया गया है कि पिछले 3 सालों में अगर लेट फाइलर कोई था और वो अगर कोई प्रॉपर्टी बेचेगा तो लॉ इस वक्त ये कह रहा है कि उसके ऊपर भी हायर रेट अप्लाई होगा, ऑल्दो लॉ इट स्टेट्स लाइक दिस। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इज जनरली सच अ सिचुएशन लीड टू अल्ट्रा वायरस इफेक्ट, तो वी आर ऑल्सो ऑफ अ व्यू के अल्ट्रा वायरस इफेक्ट इसका होगा। और उसके नतीजे में एक एलिमेंट है कि इस वक्त
जब तक आप हाई कोर्ट में इसको अल्ट्रा वायरस चैलेंज न करें, जब तक ये इसकी वायरीज अपनी जगह रहेंगी, तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट फैक्टर। इसके अलावा किसी ने क्वेश्चन राइटिंग में नहीं किए, और रेज हैंड भी आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, एनी पर्सन रेजिंग हैंड्स। तो अगर आई कैन गिव एन अपॉर्चुनिटी, और माशाल्लाह शमीर साहब की जगह पे आ चुके हैं वजाहत भाई, तो ही कैन आल्सो डील विद द क्वेश्चन, एंड आई होप शमीर विल बी बैक शॉर्टली एज वेल। एनीवे, अगर किसी का क्वेश्चन है तो ही कैन रेज हिज हैंड, और आई कैन स्विच ऑन हिज माइक, and then we can proceed. Anyone who wish to have any other question, because chat box में इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी कुछ अहम ऐलानात हैं कि अगर आप जितने भी आज के पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कोई प्रोग्राम करना चाहे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम के फ्लोर के ऊपर, तो वजाहत का मोबाइल नंबर जो है वो दिया हुआ है, वजाहत से वो रब्ता कर सकते हैं, और ही लेट मी नो एंड ही विल पुट इन ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग, और हम उस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम रख सकते हैं। सेकेंडली, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम इज अ फोरम of all commerce professionals, including chartered accountants, cost and management accountants, PIFA, ACCAs, ACMAs and so on and so forth. इसके अलावा हमारे साथ उलमाए कराम हैं, मुफ्तियान कराम हैं, मुख्तलिफ लोग हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फोरम में, ताकि हम शरई लिहाज से बहुत सारी चीज़ें गुफ्तगू आपस में करते हैं। और आज भी जो शुरू में कुरानी आयात रखी गई सूद के हवाले से, तो कानिल खलील साहब ने भी इन द पास्ट एक प्रोग्राम रखा है, और इंशाल्लाह जो उन्होंने कुछ बेसिक पॉइंट्स उठाए कि अगर इंटरेस्ट को इफेक्टिवली ख़त्म कर दिया जाए और उसका ऑल्टरनेटिव सिस्टम आए, तब भी इकोनॉमी चल सकती है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम प्रोग्राम रखेंगे इनका, और कोई और भी साथी, कोई और मेंबर, कोई और रिप्रेजेंटेटिव, कोई आपके कॉन्टैक्ट्स वाला पर्सन कोई भी प्रोग्राम रखना चाहे तो वजाहत से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और सजेशन हो, लेट मी सी एनी अदर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, नॉट येट। इसके अलावा दो तीन पॉइंट्स अगर कुछ मैं हाईलाइट करता हूँ, कुछ शमीर हाईलाइट कर देंगे, कि जो एक्सपोर्टर का इशू, अगर शमीर साहब अगर आप कुछ हाईलाइट कर सकें कि उसकी पिटीशन, ऑल्दो इट्स एन इनकम टैक्स पॉइंट, लेकिन अगर कुछ हाईलाइट कर सकें कि ऑन अ नो नेम बेसिस कि उसका स्टेटस इस वक्त पिटीशन लेवल के ऊपर क्या कुछ सोच आगे बढ़ रही है? जी, ये लीडिंग लॉयर से डिस्कस हुआ है। तो इसमें जो है बेसिस 3 तरह की डिस्कस हुई थी। एक तो एफटीआर से एनटीआर ट्रांसफर जो हुआ है एक्सपोर्टर्स का, उसको चैलेंज करने की बात हुई थी। तो उनका व्यू ये था कि ये गवर्नमेंट का राइट है एफटीआर टू एनटीआर का, तो इसको चैलेंज करना सच कोई फायदेमंद नहीं होगा, इस पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा एक केस जो इससे रिलेटेड डिस्कस हुआ, वो एक्सपोर्ट जो मार्च या उसके बाद हुई और उसकी प्रोसीड्स जुलाई ऑनवर्ड्स आ रही हैं, उस पर टैक्स 2% कट रहा है, जबकि वो पहले एक्सपोर्ट हो चुकी थी। तो उस पर चैलेंज करने की बात हुई थी। तो वो इन लाइन विद सुपर टैक्स का ऑर्डर के रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट नहीं हो सकता, जो सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुपर टैक्स का ऑर्डर है, उनका व्यू था कि इसको चैलेंज किया जा सकता है। फिर उसके बाद फर्दर जो है वो जुलाई 1 ऑनवर्ड जितनी भी एक्सपोर्ट हो रही है उस पर 2% टैक्स कट रहा है, 1% मिनिमम टैक्स और 1% एडवांस टैक्स। तो उस पर यह है कि एडवांस टैक्स जो है जिससे भी कलेक्ट किया जाता है बाकी सारे टैक्स पेड से क्वार्टरली बेसिस पे होता है, और वो सब्जेक्ट टू लायबिलिटी ऑफ एस्टिमेटेड लायबिलिटी ऑफ एडवांस टैक्स होता है कि अगर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बन रही होती है तब वो पे करते हैं, नहीं बनती तो नहीं पे करते। जबकि एक्सपोर्टर से एक मिनिमम टैक्स भी लिया जा रहा है, प्लस उनसे ये वाला एडवांस टैक्स भी लिया जा रहा है रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल लायबिलिटी, प्लस क्वार्टरली एडवांस टैक्स भी फिर उनको पे करना होगा अगर लायबिलिटी बनती है। नहीं बनती तो वो जो ऑलरेडी कट गया है वो उनको फिर बाद में रिफंड में जाना पड़ेगा। तो ये जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, और उनका राइट जो ले लिया गया अपनी लायबिलिटी को एस्टिमेट करने का, तो उस पर चैलेंज करने की बात हुई। और उस पर भी जो है वो लॉयर्स काफी ज्यादा होपफुल है कि इस पे भी स्टे भी मिल सकता है और फेवरेबल जजमेंट भी आ सकता है। तो उनकी जो फीस जी आगे सॉरी उनकी जो फीस थी वो तकरीबन अराउंड 40 मिलियन थी, उन्होंने कोट की थी इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पिटिशनर्स।
लेकिन अभी तक जो है वो एक्सपोर्ट एसोसिएशन या जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो उस हद तक पहुंच नहीं सके, इतनी फीस जमा नहीं हो सकी, इतने सारे एक्सपोर्टर्स इसका पार्ट अभी तक नहीं बने, तो इस वजह से ये केस रोका हुआ है। फाइन। अच्छा, इसमें अगर फर्ज कर लें मैंने कुछ एक्सपोर्टर से बात की और उन्होंने कहा कि 1 की बजाय 2% हमसे ले लें और 154 में ही 2% ले लें, तो सपोज हम 2 पॉइंट पे जाते हैं पिटिशन में। एक पॉइंट है कि प्रायर पीरियड वाला तो टेम्परेरी फैक्टर है, इसमें तो मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं होगा, एक टेम्परेरी पीरियड है ना खाली। और दूसरा एलिमेंट जो है 147 वाला है, विच सीम्स टू बी अ गुड पॉइंट, लेकिन इसको गवर्नमेंट काउंटर करने के लिए जो है वो अगर फर्ज कर लें 154 में ही मिनिमम टैक्स 1 की बजाय 2% कर दे, तो वो पॉइंट अपेरेंटली किल हो जाता है। तीसरी चीज, एक मेजर एक्सपोर्टर से मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि ये कंडीशंस IMF और ये सारी चीजें उनकी तरफ से ज़ाहिर डिमांड आती हैं और अपेरेंटली लग नहीं रहा कि ये रिवर्स हो, और अगर हम कोई पिटिशन या इस चीज में जाते हैं तो वो लॉ को तब्दील कर देंगे बारीकियों के साथ। तो 147 वाली बारीकी गवर्नमेंट के लिए तब्दील करना आसान है कि 1 की बजाय 2% कर दे। वहां उनकी शायद गलती हो गई है किसी सोच के साथ कि 147 में ले लें और फिर मिनिमम टैक्स लायबिलिटी के जरिए रिफंडेबल सिचुएशन में आ जाए। अच्छा, दूसरा एलिमेंट है सैलरीड क्लास टैक्सेशन, और आज के प्रोग्राम में भी आई होप के सैलरीड क्लास लोग भी मौजूद हैं। उस सिलसिले में अगर आपके इल्म में कुछ हो। जी, सैलरीड क्लास के केस में जो है, जो इनकी एसोसिएशन है, उन्होंने एक कोई फी का एस्टीमेट शेयर किया है रिसेंटली अपने ग्रुप्स में, बेस्ड ऑन इनकम ऑफ दैट सैलरीड पर्सन। तो वो 100 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक की उन्होंने एक प्रोजेक्शन शेयर की है कि अगर कोई पार्ट बनना चाहता है तो एस्टिमेटेड फी ये होगी। लेकिन अभी तक नंबर ऑफ पेटिशनर्स का किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने टोटल पेटिशनर जो है इसको ज्वाइन करेंगे। तो वो एक्चुअल में आइडिया होगा, उसकी बेसिस पे पता चलेगा कि टोटल फीस, एक्चुअल फीस कितनी होगी। फाइन, लेकिन उन्होंने क्या एडवांस कलेक्शन शुरू कर दी है? नहीं, अभी कलेक्शन शुरू नहीं किए, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इतनी फीस होगी और जब ये सब फाइनल हो जाएगा तो उस वक्त फिर आपको फीस पे करनी होगी। फाइन फाइन। और उनके पास जो पॉइंट्स हैं, एनी आइडिया अबाउट द लीगल पॉइंट्स के क्या उठेंगे अगर उठेंगे? लीगल पॉइंट्स जो है वो सिर्फ सरचार्ज पे जो है उनका व्यू है कि सरचार्ज पे ही उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। सैलरीड क्लास पे स्पेसिफिक टैक्स रेट जो है उस पर कोई खास लीगल पॉइंट्स नहीं है। सरचार्ज पे डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट है कि 10 मिलियन से ज्यादा वाले क्यों, कम वाले क्यों नहीं, और इवन ज्यादा वाले भी क्यों, कम वाले भी क्यों, कोई भी नहीं होना चाहिए। सरचार्ज पे पहले जो एक फ्लड रिलीफ वगैरह आया था, उसके बाद एक इनकम सपोर्ट लेवी लगा था, तो वो सारे केसेस की बेसिस पर जो है लॉयर्स ने एक व्यू उनको दिया है कि ये वाला केस भी चैलेंज हो सकता है। फाइन। एक एलिमेंट जो हाफिज इदरीस साहब, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ओपन फोरम पे उन्होंने 2000 अपने अबाउट 250 पर्सन प्रोफेशनल जिन्होंने अटेंड किया था उस प्रोग्राम में ये शामिल हुए थे, और उन्होंने बताया था कि इसके चैलेंज होने के जनरली तो कोई ग्राउंड ज्यादा नहीं बनता, लेकिन एक मेजर पॉइंट बन सकता है। वो ये पॉइंट बन सकता है कि जो हाईएस्ट स्लैब रेट है उसमें इफेक्ट नहीं डाला इन्होंने, और जो दरमियान जो शुरू वाला सबसे पहला सेकंड स्लैब है, पहले स्लैब में कोई इफेक्ट नहीं है, सेकंड स्लैब में जो ओवर 600,000 उसमें डबल लाइबिलिटी हो रही है, और फिर उसके बाद जो है किसी में 20% है, किसी में 30% है, किसी में 40% है, लेकिन जो एक्सट्रीम हाईएस्ट लेवल है उस स्लैब में कोई चेंज रेट में नहीं आया। तो मतलब ये एक पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बन सकता है, लेकिन उसमें खतरा यही था कि ऐसा ना हो कि जो हाईएस्ट स्लैब रेट वाले हैं वो ऑन द वन हैंड सरचार्ज को उड़ा दें लीगली टैक्स लॉयर्स और एडवोकेट्स, और वहां आके 35% को वो हायर कर दें अपनी जो लेवल है पूरा करने के लिए, तो दैट इज पॉसिबल। लास्टली एक जो नासिर साहब ने धरना के जो जमात इस्लामी का धरना हो रहा है और कल जो है वो स्ट्राइक है, उस हवाले से जो हमें इतलात मिली हैं, जो कुछ लोग वहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ से पता चली हैं, वो ये पता चली है कि गवर्नमेंट ने, और जो टोटल अमाउंट इंक्रीज का जो स्टेक है वो जाहिर है अगर 50 ट्रिलियन है, 50 बिलियन खाली अमाउंट है, तो 50 बिलियन इज नॉट अ बिग अमाउंट कि गवर्नमेंट इतनी बदनाम हो जाए। और आज या कल में जो टैक्स ऑन टैक्स के सिलसिले में गवर्नमेंट के अपने एम्प्लॉई ने इशू उठाया है, टैक्स ऑन टैक्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो भी एक पॉइंट है जो उठाया जा रहा है।
लेकिन धरने में जो बात सामने आई है कि गवर्नमेंट जो है इसको, बाकी पॉइंट्स भी अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पॉइंट गवर्नमेंट के लिए रिवर्स करना आसान है, बिकॉज इसमें जो स्टेक इन्वॉल्व है वो कम अमाउंट का है। और जो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं कि 1300 सीसी की गाड़ी हो जाए, या गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल कम हो जाए, या करप्शन लेवल कम हो जाए, तो ये अमाउंट कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है अगर चीजें बेहतर हो जाएं तो। लेट्स होप कि थिंग्स मूव ऑन अ बेटर डायरेक्शन। और कोशिश सबकी होनी चाहिए कि चाहे वो सैलरी क्लास अलायंस हो, चाहे वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो दीगर जमातें हों जो इश्यूज की पॉलिटिक्स कर रही हैं, हम सबको अगर पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ ले जाना है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए इन सारे फोरम्स को और इन सारी फोरम की कॉजेस को, कि गवर्नमेंट अपने करप्शन अगर ख़त्म कर दे। और ज़ाहिर है अब इतना ओपन करप्शन बॉक्स है, और इलेक्ट्रिसिटी रेट्स में जो कैपेसिटी का जो इशू चल रहा है कि गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया फॉरेंसिक ऑडिट के लिए जो एग्रीमेंट हुआ जमात इस्लामी के साथ कि फॉरेंसिक, और 3 कंपनियों की एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की बात हुई है, 12 कंपनियों के साथ फॉरेंसिक ऑडिट की बात हो रही है। तो अल्लाह करे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं, जिसने कॉमन फीचर ये है कि कई लोगों के बेचारों के घर का रेंट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। और चूंकि हम कमेंट्री बनाते हैं गैस और इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमें अंदाजा होता है कि जो आला के फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो हमने एग्रीगेट कैलकुलेट की तो वो कम हो रही हैं दिन ब दिन कई केसेस में, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम से जो टैरिफ में इंक्रीज किया जा रहा है, विच इज एस्टोनिशिंग एंड सरप्राइजिंग। तो जब तक जितनी भी एसोसिएशन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर जो है वो ताजिरों की भी हड़ताल है, और लेट्स सी हाउ इट गोज। और नेचुरली ऑफिस के टीम मेंबर्स के लिए हड़ताल करना तो मुश्किल होता है, लेकिन शॉपकीपर के लिए इजी होता है, और उनकी सेल तो होनी है, उस दिन नहीं होनी तो अगले दिन होनी है, लेकिन बेचारे सैलरीड क्लास वाले जो है स्ट्राइक नहीं कर सकते, उनके लिए डिफिकल्ट होता है। So let's hope for the best, or we all should support all the forums and political parties जो आपके फेवर में एक्टिविटी कर रही हैं, अवाम के फेवर में एक्टिविटी कर रही हैं और रिस्क भी कैरी कर रही हैं। With these words, we are thankful to Mr. Shamir and Nasir Gulzar, and initially Mr. Kanat Khalil, जिन्होंने अपनी वंडरफुल, तीनों ने अपनी इनपुट दी और आज के प्रोग्राम को कामयाब बनाया। एंड अबव ऑल नेचुरली आप सब ने अपना कीमती टाइम लगाया ताकि आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसकी वीडियो जो है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम के यूट्यूब पेज पे अवेलेबल हो जाए, और इंशाल्लाह आपके और भी सजेशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और PAFOANDACFO1@gmail.com पे आप अपने सजेशंस भी भेज सकते हैं, और जो भी और चीज़ें हों, जिन भी ऑर्गेनाइजर्स हो आप अपने अपने शहरों में जानते हो, उनसे आप किसी भी प्रोग्राम के सिलसिले में, आपके अपने प्रोग्राम के सिलसिले में राब्ता कायम कर सकते हैं। विद दीज वर्ड्स, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। और मगरिब की नमाज भी होने वाली है, तो आई होप यू विल बी प्रेइंग, एंड यू हैव बीन प्रेइंग 5 टाइम्स प्रेयर बाय जमात, और नहीं पढ़ रहे हम में से कोई, तो अल्लाह ताला उसको तौफीक दे बिफोर ही गोज अवे फ्रॉम दिस एंडिंग वर्ल्ड, कि आपकी लाइफ, मेरी लाइफ किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है, और हमें एहसास होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब मिलते थे तो आखिर में सूरह अल-असर सुनाया करते थे, तो मैं आज सूरह अल-असर की और उसके तर्जुमे से इस प्रोग्राम का अख्तिताम करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जिनके अंदर 4 और चारों की 4 खुसूसियात मौजूद हो, यानी वो ईमान लाए, नेक आमाल करते रहे, हक बात की नसीहत और सब्र की तलक़ीन करते रहे। आप और हम सब अपनी गिरेबान में जाके कि क्या हमारे अंदर ये चारों खुसूसियात हैं कि नहीं है। ईमान लाए हुए होते हैं, लेकिन कुरान हमें कहता है कि ईमान
लाने वालों ईमान ले आओ, यानी अगला दर्जे में आ जाओ। फिर इसके बाद अगर हम अल्लाह के राह में दावत दे रहे होते हैं तो हमें मुश्किलात होती हैं, और उसके नतीजे में दावत देना भी अहम है, उसके नतीजे में मुश्किलात यकीनन आएंगी। अगर दावत देने में मुश्किलात नहीं आई, घर के नतीजे में, माँ बाप के नतीजे में, स्पाउस के जरिए, किसी और माल के नुकसान खसारे के जरिए, तो इसका मतलब ये है कि आप उस लेवल पे नहीं आए कि दावत प्रॉपरली दें। दावत प्रॉपरली देंगे तो सब्र का लेवल आएगा। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उस लेवल पे पहुंचने की कोशिश करें कि जहां सब्र का लेवल आए, और हम सलीकीन करें एक दूसरे को कि हमें सब्र करना चाहिए। और आजकल की बेहतरीन मिसाल गाजा के लोग हैं, तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि गाजा जल्द अज जल्द आज़ाद हो, फ़लस्तीन जल्द अज जल्द आज़ाद हो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व अल्लाह हाफ़िज़। चैट बॉक्स थोड़ी देर खुला रहेगा कि कई लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन नहीं डाले हैं, तो काइंडली अपने इंट्रोडक्शन प्लेस कर दें, तो दैट विल बी गुड फॉर अस फॉर communicating you with a future program.